हेलो एंड वेलकम एवरीवन। माई सेल्फ केशव और आज हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे दिल्ली जुडिशियल सर्विस एसोसिएशन वर्सेस स्टेट ऑफ गुजरात एंड अदर्स, इस केस को डिटेल में। इस वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं चाहता हूं कि सबसे पहले आप इस फ़ोटो को देखें। यहाँ पर ये जो व्यक्ति दिखाए गए हैं, इनका नाम है एनएल पटेल। ये गुजरात के नाडियाड डिस्ट्रिक्ट में 1988 में बतौर सीजेएम के रूप में अपॉइंट किए गए थे, चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट के रूप में। जब ये वहाँ अपॉइंट हुए तो इन्होंने देखा कि वहाँ की जो पुलिस है वो इनके साथ कोऑपरेट नहीं कर रही है, और इससे जो केसेस आ रहे थे वहाँ पर, उस केसेस के जजमेंट में बहुत देरी हो रही थी, जिसके कारण इन्होंने डीएसपी के पास और गुजरात के डीजीपी तक के पास पुलिस के ख़िलाफ़ कंप्लेन किया, नाडियाड पुलिस के ख़िलाफ़, मगर कोई एक्शन नहीं लिया गया। जिसके कारण वहाँ जो नाडियाड पुलिस के जो पुलिस इंस्पेक्टर थे, उनका नाम था एसआर शर्मा। उन्होंने सीजेएम कोर्ट में जो भी कांस्टेबल अपॉइंट हुए थे उनको विड्रॉ कर लिया, वापस बुला लिया। फिर अगस्त 1988 में क्या हुआ कि सीजेएम ने पुलिस को डायरेक्शन दिया कि 14 लोगों के खिलाफ़ एक क्रिमिनल केस पुलिस फाइल करे, क्योंकि इन 14 लोगों के ऊपर आरोप लगा था कि ये जुडिशियल प्रोसीडिंग्स में ऑब्स्ट्रक्शन का काम कर रहे हैं, यानी कि बाधा उत्पन्न कर रहे हैं। लेकिन पुलिस ने ऐसा कुछ किया नहीं, और इस घटना से फ्रस्ट्रेशन में आकर जो पुलिस इंस्पेक्टर एसआर शर्मा थे, उन्होंने रजिस्ट्रार ऑफ द हाई कोर्ट के पास सीजेएम के ख़िलाफ़ कंप्लेन कर दी। फिर क्या हुआ कि एक दिन सीजेएम के चैम्बर में एसआर शर्मा मिलने आए, जो पुलिस इंस्पेक्टर थे, और उन्होंने इनवाइट किया सीजेएम को कि चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट जो है वो पुलिस स्टेशन में आए, नाडियाड पुलिस स्टेशन में, और वो वहाँ आकर खुद से डॉक्यूमेंट को चेक करे और वेरीफाई करे। फिर पुलिस इंस्पेक्टर ने गाड़ी भेजी सीजेएम के आवास में और इनको बुलाया गया। और जब ये पुलिस स्टेशन पहुँचे, जो एनएल पटेल थे, तब जो घटना घटी, वो उस घटना ने पूरे देश को हिला के रख दिया था। एक जुडिशियल ऑफिसर्स की पिटाई की गई, एनएल पटेल को बहुत पीटा गया, रस्सी से बांध दिया गया कांस्टेबल के द्वारा, और यहाँ तक कि उनको शराब भी पिलाई गई फोर्सफुली, और प्रेस को बुलाकर उनकी फ़ोटो ली गई, जो फ़ोटो बाद में न्यूज़ में, अखबार में छपा था, यही फ़ोटो ली गई थी। अब जो जुडिशरी के ख़िलाफ़ ये कार्रवाई की गई थी पुलिस के द्वारा, इस घटना ने पूरे देश को एक तरह से झकझोर के रख दिया कि आखिर कैसे जो इंडिपेंडेंट जुडिशरी है, जो कि न्याय देने का काम करती है, उसके एक ऑफिसर के ख़िलाफ़ इस तरीके का घटना घटा, और वो भी पुलिस के द्वारा। लेकिन पुलिस का कहना था कि जो एनएल पटेल सीजेएम थे वो खुद शराब पीकर आए थे, और वो वहाँ पर आकर ये शाउटिंग कर रहे थे, जिसके बाद उन्होंने बोला कि भाई एक कैमरामैन को बुलाओ और मेरा फ़ोटो जो है वो न्यूज़ में छपवाओ। फिर ये मामला सुप्रीम कोर्ट के अंदर में गया। सुप्रीम कोर्ट के अंदर में ये इशू डिस्कस किया गया, ये इशू उठाया गया कि क्या जो अरेस्ट किया गया है पुलिस इंस्पेक्टर के द्वारा, वो कोर्ट के अवहेलना के बराबर है कि नहीं है, पहली बात। और दूसरी बात, क्या सुप्रीम कोर्ट किसी भी सब्सिडरी कोर्ट के प्रोसीडिंग्स में भाग ले सकती है या नहीं ले सकती है। ये मामला, ये जो दो मुद्दा था, पहला कि जो अरेस्ट किया गया है वो कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट के कैटेगरी में आएगा कि नहीं आएगा, और दूसरी बात, क्या सुप्रीम कोर्ट सब्सिडरी कोर्ट के प्रोसीडिंग्स में इंटरफेयर कर सकती है या नहीं, ये मामला उठा। सुप्रीम कोर्ट के द्वारा कहा गया कि जो अरेस्ट किया गया है पुलिस इंस्पेक्टर के द्वारा, वो किसी एक ऑर्डिनरी पर्सन का नहीं किया गया है, बल्कि ऐसे व्यक्ति का किया गया है जो कि उसके पास इस तरीके का रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि न्याय देने का रिस्पॉन्सिबिलिटी है उसके पास। मतलब ऐसा व्यक्ति के खिलाफ अरेस्ट किया गया है जो व्यक्ति ऐसे पद पर बैठा है जो कि न्याय देता है। और ऐसे केस के अंदर में आर्टिकल 136 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन कहता है कि अगर पुलिस ऐसे व्यक्ति को अरेस्ट करती है जो कि जुडिशरी में काम कर रहा है या फिर जुडिशियल ऑफिसर है, तो ये कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट के कैटेगरी में आएगा। ये साफ साफ आर्टिकल 136 में कहा गया है। और
आर्टिकल 136 के अकॉर्डिंग सुप्रीम कोर्ट का जो पावर है वो इनन्यूमरेबल है, और सुप्रीम कोर्ट के पास पावर है कि वो किसी भी हाई कोर्ट के प्रोसीडिंग्स में इंटरवीन कर सकती है, और कहीं पर भी अगर सुप्रीम कोर्ट को लगता है, कोई कोर्ट हो, सब्सिडरी कोर्ट, हाई कोर्ट हो, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट हो, सेशंस कोर्ट हो, कोई कोर्ट के अंदर में अगर सुप्रीम कोर्ट को लगता है कि जजमेंट जो है वो गलत तरीके से किया जा रहा है या गलत तरीके का जजमेंट है, तो सुप्रीम कोर्ट कैन इंटरफेयर इन इट। इस पर्टिकुलर केस के अंदर में सुप्रीम कोर्ट ने क्या जजमेंट दिया? सुप्रीम कोर्ट ने इस मैटर को सीरियसली लिया बिकॉज पूरे देश के अंदर में पूरे खलबली मची हुई थी इस केस को लेकर। बहुत सारे जो लॉयर्स थे उन्होंने पिटीशन फाइल किया रिगार्डिंग द रिमूवल ऑफ द पुलिस ऑफिसर्स टू द सुप्रीम कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट में ये पिटीशन फाइल की गई कि पुलिस ऑफिसर को जल्द से जल्द हटा दिया जाए। सुप्रीम कोर्ट ने संज्ञान लेते हुए ऑर्डर दिया कि जल्द से जल्द पुलिस इंस्पेक्टर को हटाया जाए और अन्य 5 अधिकारी को हटाया जाए जो कि इस काम में लिप्त थे। फिर एपेक्स कोर्ट ने इसके बाद गाइडलाइंस भी जारी किया रिगार्डिंग अरेस्ट ऑफ ए जुडिशियल ऑफिसर, और सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ये जो गाइडलाइंस है उसको फॉलो किया जाना चाहिए कंपल्सरीली इन एनी केस। पुलिस इंस्पेक्टर जो था उसको सिंपल इम्प्रिजनमेंट दिया गया 6 महीने का और 2000 रुपया फ़ाइन दिया गया। फिर जो अन्य पुलिस अधिकारी थे उनके खिलाफ 15 महीना और 3 महीना के करीब सज़ा दिया गया और लगभग सबको 1500 रुपये का फ़ाइन दिया गया। जो सुप्रीम कोर्ट के द्वारा जो गाइडलाइन जारी किया था दोस्तों, उसको ज़रा हम लोग पढ़ते हैं रिगार्डिंग अरेस्टिंग ऑफ अ जुडिशियल ऑफिसर बाय द पुलिस। तो देखिए, अगर कोई जुडिशियल ऑफिसर अरेस्ट किया जाता है पुलिस के द्वारा तो पहले नोटिस भेजना होगा, पहले इन्फॉर्मेशन देना होगा पुलिस को, डिस्ट्रिक्ट जज को या फिर हाई कोर्ट को, पहला। दूसरा चीज़ कहा गया, अगर इमीडिएट अरेस्ट की ज़रूरत है, मतलब पुलिस चाहती है कि जुडिशियल ऑफिसर को इमीडिएटली अरेस्ट किया जाए, तो वो अरेस्ट फॉर्मल तरीके से होना चाहिए, ना कि इनफॉर्मल तरीके से, जैसा कि इस पर्टिकुलर केस में हुआ था, इनफॉर्मल तरीके का अरेस्ट हुआ था। तीसरी बात, जो फैक्ट्स है, मतलब किस कारण से पुलिस अरेस्ट कर रही है, ये जो फैक्ट है, ये जो एक तरह से सबूत है, उसको पेश करना होगा पुलिस को पहले डिस्ट्रिक्ट जज के पास या फिर सेशन जज के पास कि क्यों आखिर पुलिस अरेस्ट करना चाह रही है पर्टिकुलर जुडिशियल ऑफिसर को। चौथी बात, जो अरेस्टेड जुडिशियल ऑफिसर है उसको पुलिस स्टेशन में बिना डिस्ट्रिक्ट जज या सेशन जज के ऑर्डर के नहीं ले जाया जा सकता है। पांचवी बात, जो अरेस्टेड जुडिशियल ऑफिसर है उसके पास ये पावर है, उसके पास ये प्रोविज़न मिला हुआ है कि वो कम्युनिकेट कर सकता है फैमिली मेम्बर से, किसी लॉयर से या फिर डिस्ट्रिक्ट या सेशन जज से। छठी बात, बिना किसी लीगल एडवाइज़र के प्रेजेंस के कोई भी पंचनामा या मेडिकल एग्जामिनेशन नहीं किया जाएगा। जो जुडिशियल ऑफिसर है उसका, जो अरेस्टेड जुडिशियल ऑफिसर है उसका कोई भी पंचनामा या फिर मेडिकल एग्जामिनेशन नहीं किया जाएगा जब तक कि कोई कौन मौजूद नहीं हो, लीगल एडवाइज़र मौजूद नहीं हो। और सातवीं बात कि नो हैंड कफिंग ऑफ द जुडिशियल ऑफिसर शैल बी डन। जो हैंड कफिंग है, मतलब कि हथकड़ी लगाकर जो फ़ोटो लिया गया था, हथकड़ी लगाने का जो प्रक्रिया है वो नहीं होगा। किसी भी अरेस्टेड जुडिशियल ऑफिसर के खिलाफ हैंड कफिंग नहीं लग सकता है, एक्सेप्ट इन केसेस वेयर देयर इज़ अ एक्सट्रीम थ्रेट टू द पर्सन्स अराउंड हिम बाय दैट ऑफिसर। कब हथकड़ी लगाया जाएगा? जब जुडिशियल ऑफिसर के बगल अगल में जो पर्सन खड़े हैं उनके, मतलब जुडिशियल ऑफिसर इतना ख़तरनाक है कि उनको भी कुछ कर सकता है ना, तभी जो है उस केस में जुडिशियल ऑफिसर के पे हथकड़ी लगाया जाएगा, अन्यथा हथकड़ी नहीं लगाया जाएगा। ये कहा गया था सुप्रीम कोर्ट के द्वारा इस केस के मसले में। तो ठीक है दोस्तों, आशा करता हूँ कि आपको ये केस अच्छे से समझ में आया होगा, इसमें क्या घटना घटा था वो समझ में आया होगा। अगर वीडियो पसंद आई तो वीडियो को शेयर करें, सब्सक्राइब करें, और आपको जैसा भी ये वीडियो लगा है ज़रूर कमेंट बॉक्स में लिखें। धन्यवाद दोस्तों।